नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब पार्ट 24 लेके आ गया हूँ और पार्ट 24 का जो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे अनुसूचित जाति जो है इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो सिरमौर में जो है ये अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज में कितनी है, तो परसेंटेज में जो है ये 30.34% है। ये आपने याद रखना है। अगर बात करते हैं सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पे है, तो सबसे कम लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में जो है ये 7.68% है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी अच्छे लेवल का है। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। तो यमुना नदी का जो वैदिक नाम है यह है कालिंदी। यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है। लेकिन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में नदियों की। हिमाचल प्रदेश में जो है ये 5 नदियाँ बहती है। 5 में से 2 नदियाँ ऐसी है जो हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती हैं, मतलब कि इसका जो ऑरिजिन है हिमाचल से बाहर होता है। एक है यमुना और दूसरी है सतलुज। अगर मैं बात करता हूँ सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस्ताल नामक स्थान से आती है। देखिए दोस्तों, ये मानसरोवर राकस्ताल नामक स्थान से आती है और किन्नौर के शिपकी दर्रे से हिमाचल में एंटर होती है। कहाँ से एंटर होती है सतलुज नदी? शिपकी दर्रे से। दोस्तों याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शिपकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और हिमाचल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है सतलुज। कितने किलोमीटर बहती है? 320 किलोमीटर। याद रखेंगे कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में ये इसकी लेंथ है, बहती है। अब मैं बात करता हूँ यमुना। यमुना नदी का जो उद्गम है ये कालिंद पर्वत यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है। कहाँ से होता है? कालिंद पर्वत यमुनोत्री। दोस्तों यमुना नदी का जो उद्गम हिमाचल में होता है ये सिरमौर जिले के एक स्थान है खोदर माजरी। खोदर माजरी नामक स्थान पे ये हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है यमुना। इसके अलावा जैसे चिनाब नदी है, चिनाब नदी जो है ये हिमाचल से ही इसका ओरिजिन होता है। रावी नदी है, ब्यास नदी है, इन तीनों नदी का जो ओरिजिन होता है ये हिमाचल प्रदेश से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और हर एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। त्रिगत रियासत की राजधानी। तो त्रिगत रियासत की इस बार राजधानी पूछी थी, कभी कभार इसकी संस्थापक पूछे जाते हैं। इस बार राजधानी पूछी है, लेकिन मैं आपको दोनों ही चीज़ यहाँ से बता दूंगा। त्रिगत रियासत की जो राजधानी है ये नगरकोट में थी। कहाँ पे थी भैया? नगरकोट में। अगर बात करते हैं त्रिगत रियासत की, कि त्रिगत रियासत की राजधानी तो नगरकोट थी, लेकिन इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी शू शर्मा के द्वारा। याद रखना है, त्रिगत रियासत की जो स्थापना है ये शू शर्मा के द्वारा की गई थी। इसके अलावा ऑप्शन में हरिपुर है। हरिपुर किसकी राजधानी थी? तो एक गुलेर रियासत होती थी, गुलेर रियासत की राजधानी थी हरिपुर। यहाँ पे हलोग दिया है और हलोग किसकी राजधानी थी? धामी रियासत। धामी रियासत की राजधानी हलोग थी, गुलेर रियासत की हरिपुर थी। नगर कहाँ की थी? त्रिगत की थी। और नगर जो थी ये कुल्लू रियासत की थी और नगरकोट जो थी ये कहाँ की थी? त्रिगत की थी। तो ये थी कुछ राजधानियाँ हिमाचल प्रदेश की रियासतों की जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा अगर आपको साइकोलॉजी के नोट्स और जीके के नोट्स बिल्कुल फ्री है, लेकिन साइकोलॉजी के फ्री नहीं है भाई, 50 रुपये उसका चार्जेज है। ये साइकोलॉजी के नोट्स है और आज शाम डेली, अब 4 बजे जो है, डेली 4 से 5 बजे के बीच में डेली साइकोलॉजी की वीडियो आएगी। उसको वॉच करना है, देखना है जब तक आपका टेट का एग्जाम होना है। तो डेली 4 से 5 बजे के बीच में डेली साइकोलॉजी की वीडियो आएगी, ये भी आपने याद रखना है। और साइकोलॉजी के नोट्स के लिए मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे जो है बिल्कुल दिया है, अगर आपको लेने हैं, ठीक है। और वही ले भाई जिसको परचेज करने हैं। ये नोट्स मात्र 50 रुपये इसका चार्जेज है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, अब आगे चलते हैं। और अब फ्री वीडियो भी डेली साइकोलॉजी की आने वाली है। त्रिगत रियासत की राजधानी होगा कुटलेर। क्वेश्चन पूछा है, कुटलेर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? कुटलेर जो रियासत होती थी इसके जो अंतिम शासक थे इनका नाम था ब्रजमोहन पाल। देखिए इसकी इस बार अंतिम शासक पूछे गए, लेकिन अगर कुटलेर रियासत की संस्थापक पूछे जाएंगे तो कुटलेर रियासत के जो संस्थापक थे इनका नाम था जसपाल। क्या नाम था? जसपाल। देखो थोड़ा ये इस क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो अच्छी नहीं आ पाई थी क्योंकि उनका फ़ोन थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो जिन्होंने मुझे जो है ये क्वेश्चन पेपर भेजा था। तो कुटलेर रियासत के जो अंतिम शासक थे इनका नाम था ब्रजमोहन पाल और इसके जो संस्थापक थे इनका नाम था दोस्तों जसपाल। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नालागढ़ का जो पुराना नाम था ये था हिंडूर। हिंडूर नालागढ़ का पुराना नाम था और हिंडूर की जो स्थापना की थी वो राजा अजय चंद के द्वारा की गई थी। वैजनाथ ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन वैजनाथ का पुराना नाम दिया है। वैजनाथ का पुराना नाम क्या था? किरग्राम। क्या नाम था? किरग्राम। सुंदरनगर का बनेड़। कहलूर कहाँ का था? बिलासपुर का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भागल रियासत के संस्थापक। तो भागल रियासत की जो संस्थापक थे इनका नाम था अजय देव, लेकिन अगर भागल रियासत के अंतिम राजा पूछे जाएंगे तो इनका नाम था राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह अंतिम राजा थे, लेकिन भागल रियासत के संस्थापक कौन थे? अजय देव। अब चलते हैं हम
इंडिया जीके की। और ये था कुछ एचपी जीके के, शुरू के 5 मिनट हमारे एचपी जीके के रहते हैं, लेकिन अब हम चलते हैं इंडिया जीके की ओर। दोस्तों क्वेश्चन था, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। देखिए राज्यों की राजभाषा आपको पता होनी चाहिए, टेट परीक्षाओं में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अंग्रेजी जो है वो नागालैंड की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। ऑप्शन में मणिपुर दिया है, मणिपुर की जो राजभाषा है इसका नाम मणिपुरी है। कर्नाटक ऑप्शन में दिया है, कर्नाटक की कन्नड़ है। और आंध्र प्रदेश दिया है, आंध्र प्रदेश की कौन सी है, तेलुगु है। देखिए दोस्तों 4 राज्यों की, मणिपुर की मणिपुरी, नागालैंड की अंग्रेजी, कर्नाटक की कन्नड़, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, ये तो हमने यहाँ से सीख लिया। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आ सकता है फिर से कि इसके अलावा कुछ और राज्य जिनकी जो राजभाषा है क्या हो सकती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अंग्रेजी की हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा भाषाओं की नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 28 राज्य हैं, तो 28 की अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ की कर लेते हैं। जैसे अंग्रेजी किस किस की है, तो अंग्रेजी एक तो भाई नागालैंड की तो अंग्रेजी है ही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा भी क्या है, अंग्रेजी है। मेघालय की भी क्या है, अंग्रेजी है। वेस्ट बंगाल, देखिए वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो बंगाली प्लस अंग्रेजी दोनों है, याद रखना है। इनकी जो राजभाषा है पश्चिम बंगाल की वो बंगाली प्लस अंग्रेजी दोनों है। तो ये थी कुछ राजभाषाएं जो आपने याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की कौन सी एक खास जगह है जहां हमेशा दिन और रात एक समान लंबाई के होते हैं। मतलब कि पृथ्वी की ऐसी कौन सी जगह है जहां पे दिन और रात समान होते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो ये जो जगह है ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और यह रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी होती है। देखिए ये 0 डिग्री लाइन भी हम इसको बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। दोस्तों अगर मैं भूमध्य रेखा की बात करता हूँ ना, तो ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन आएगा क्या भूमध्य रेखा इंडिया से जाती है, नहीं जाती है। भूमध्य रेखा इंडिया से नहीं जाती है। क्वेश्चन आ सकता है जो ये भूमध्य रेखा है विश्व के कितने देशों से जाती है, तो ये जाती है 13 देशों से। याद रखना कितने देशों से जाती है, 13 देशों से जाती है भूमध्य रेखा। अगर बात करता हूँ इंडिया से कौन सी अक्षांश रेखा जाती है, तो इंडिया से जो रेखा जाती है वो जाती है कर्क रेखा। याद रखना है भाई, कर्क रेखा इंडिया से जाती है। कितने राज्यों से जाती है, भारत के 8 राज्यों से। ये भी बात आपने याद रखनी है कि कर्क रेखा इंडिया से जाती है और भारत के कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से जो है भारत के कर्क रेखा जाती है। दोस्तों अगर मैं कर्क रेखा की बात करता हूँ, कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा। ये भाई गमछा है, ये गौ है, गमछा छ, ये गमछा झार। देखिए मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, गौ से म से मध्य प्रदेश, गौ से ये गौ है भाई, गौ से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। नॉर्मली बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। अगर आपको ट्रिक से याद नहीं करना है तो वैसे याद करो, और ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। देखिए क्वेश्चन टेट परीक्षा में ये भी आ सकता है कि सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य से जाती है, तो सबसे कम राजस्थान से जाती है और सबसे ज़्यादा जो कर्क रेखा जाती है ये कहाँ से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर इज डिपेंडेंसी ऑफ। तो जिब्राल्टर अधीन क्षेत्र है, तो जिब्राल्टर जो है ये किसके अधीन क्षेत्र है, तो ये ब्रिटेन के अधीन क्षेत्र है। जिब्राल्टर क्या है, जिब्राल्टर एक स्टेट है और जिब्राल्टर स्टेट जो है ये मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन के साथ जोड़ती है। याद रखना मेडिटेरियन सागर को अटलांटिक सागर महासागर के साथ कौन जोड़ती है, तो ये जोड़ती है जिब्राल्टर। जो ये लाइन है जिब्राल्टर जो है क्षेत्र है ये जोड़ता है। इसके अलावा कुछ और स्टेट जैसे कि सुंडा स्टेट आपने सुनी होगी, तो सुंडा स्टेट जो है ये जावा स्टेट को सुंडा स्टेट जो है ये जावा सी को इंडिया सी के साथ जोड़ती है, ये भी आपने याद रखना है। कुछ और स्टेट जैसे कि बेरिंग स्टेट है, बेरिंग स्टेट क्या करता है, तो बेरिंग स्टेट जो है ये आर्कटिक ओशियन को बेरिंग सी के साथ जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप राइट डाउन नहीं कर रहे हैं, खाली सुन रहे हैं, तब भी काम नहीं चलने वाला है। नोट डाउन करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनने वाली है। देखिए मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आप इस पढ़ने वाली चीज़ों जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ इसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, फिर बोलेंगे सर वहाँ तो ये क्वेश्चन भी नहीं आया था आपका पढ़ाया हुआ, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं बोल रहा हूँ पार्ट 1 से आप देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आप जो है आपने सुने भी नहीं होंगे।
अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? टेट परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरा ग्रुप भी एक है, उस ग्रुप में मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट कंटेंट। जीके के नोट्स भाई मैं बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, साइकोलॉजी के फ्री प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, उसका 50 रुपीज़ चार्जेस ले रहा हूँ। अगर किसी को भी लेने हैं तो आप ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछने वाली कोई बात नहीं है कि सर इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे क्या। अगर एग्जामिनर जो है ऐसे ही क्वेश्चन डालने लग गया तो फिर तो आपका टेट एक ही वीडियो में, मैं एक ही वीडियो ऐसी बना दूं जिसमें आपका टेट ही क्लियर हो जाए। तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक नंबर के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है भाई, समझ आ रहा है? आप खुद समझदार हो, बीएड कर रहे हो, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको यहाँ से दिखने वाले हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो बच्चों वाली बातें बिल्कुल नहीं करनी है। विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है ये सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दोस्तों ये सबसे गर्म रेगिस्तान भी है। अगर मैं बात करता हूँ ये कहाँ पे है, तो ये जो है ये नॉर्थन पार्ट ऑफ अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखना अफ्रीका महाद्वीप के ये नॉर्थन पार्ट में स्थित है। ऑप्शन में गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? ये मंगोलिया और चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल। थार जो है इंडिया और पाकिस्तान में है, और इंडिया में जो है ये थार मरुस्थल पड़ता है। तकलामाकन, तकलामाकन कहाँ पे? ये चीन में है। तो आपके लिए मैं ट्रिक के लिए बोलता हूँ, गोबी लाई थी मंगोलिया और चीन से, थार गाड़ी चलाई थी इंडिया और पाकिस्तान में, और टकले लोग थे कहाँ के? चीन के। तो ये ट्रिक था थोड़ा सा, ये आपने याद रख। अगले क्वेश्चन की बात, अच्छा क्वेश्चन है, किसे हैरिंग पॉन्ड कहा जाता है? तो हैरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो हैरिंग पॉन्ड के नाम से जो जाना जाता है ये जाना जाता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की जो शेप है वो कैसी है? तो इसकी शेप एस आकार की है अटलांटिक महासागर की। अपना सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। इसका आकार है त्रिभुजाकार, याद रखना है इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। लेकिन अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का है। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछ ले गए हैं। देखिए एक अमेजन नदी है, अमेजन नदी कहाँ पे गिरती है? तो ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो नदी है, ये भी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर भी कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, दूसरा कौन सा है? अटलांटिक ओशियन है, तीसरा इंडियन ओशियन है, चौथा साउथर्न ओशियन है, और पांचवां जो ओशियन है ये आर्कटिक ओशियन है। और सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये पूछा जाता है, सबसे बड़ा प्रशांत है और सबसे छोटा आर्कटिक है। लेकिन फिर भी अगर आपको महासागर मिलाने को आगे, तो मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको। इस ट्रिक का नाम है पैसा। पैसे का मतलब है सबसे बड़ा प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न और आर्कटिक। तो आपने ये चारों पाँचों याद रख। देखिए दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज़ आपको बताई जा रही है, चाहे वो ट्रिक है चाहे वो कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताई जा रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पश्चिमी घाटों में सबसे बड़ा अंतराल है। तो जो पश्चिमी घाट, यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो अंतराल है ये कहाँ पे? ये है पालघाट। ये कहाँ पे भैया? पालघाट में है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ पश्चिमी घाट में सबसे बड़ा अंतराल पालघाट में, लेकिन पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत, याद रखना किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम जाना जाता है। और पूर्वी घाट भी एक है पश्चिमी घाट और एक है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट को जाना जाता है महेंद्रगिरी पर्वत। तो आपने दोनों याद रखना है, सह्याद्री पर्वत और महेंद्रगिरी पर्वत, या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पर्वत श्रृंखला में आके मिलते हैं? तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला और कोई भी पर्वत श्रृंखला होती है उसमें सबसे ऊंची चोटी भी पाई जाती है। तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है डोडा बेटा। आपने याद रखना है डोडा बेटा। और डोडा बेटा ही दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की कौन सी है? तो उसका नाम है अनाईमुड़ी। ये केरल में पड़ती है अनाईमुड़ी, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, और हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ही आपका जो है काम होने वाला है। और जो ये पश्चिमी घाट है इसको यूनेस्को में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था भाई? 2012 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। दोस्तों सबसे पहले यूनेस्को में जो है अजंता की गुफाएं 1983 में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। आगरा का ताजमहल और आगरा का किला, इनको सबसे पहले अजंता की गुफाएं, आगरा का किला, और इन सभी को यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की दो चीज़ें जिसको कि 2000 में ही शामिल किया गया है यूनेस्को में। एक तो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कुल्लू में है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसको 2014 में यूनेस्को में जोड़ा गया था। दूसरा कालका शिमला रेलवे लाइन, कालका शिमला रेलवे लाइन को 2008 में जो है यूनेस्को में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर आप दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करेंगे? तो दिसंबर के महीने में आप सबसे ज़्यादा जो सूर्य प्रकाश जो है वो कहाँ पे? तो दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा सूर्य प्रकाश होने वाला है ये कन्याकुमारी में आपको देखने को मिलेगा। कन्याकुमारी किस राज्य में? एक बार पेपर में ही आ गया था। तो कन्याकुमारी जो है ये
तमिलनाडु में भैया स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, और ठीक शाम को 4 से 5 बजे डेली साइकोलॉजी की वीडियो जाने वाली है। कल या परसों से इंग्लिश भी शुरू होने वाला है। इंग्लिश की भी 3 या 4 वीडियो आपको 23 तारीख तक जो है देखने को मिलेगी। जिनका 23 तारीख के बाद टेट है उनका और ज़्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन जिनका 23 को है उनके लिए भी मैं इंग्लिश की इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर एक चीज़ जो टेट परीक्षा में पूछी जाती है वो बता दूंगा यहाँ से। निम्न में से कौन सी मृदा कृषि के लिए बहुत सख्त होती है? तो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा जो सख्त मृदा होती है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कौन सी होती है, तो ये होती है सैंडी जो सॉइल होती है, रेतीली जो मृदा होती है सबसे ज़्यादा सख्त होती है। किसके लिए भैया? कृषि के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ और मृदा भी यहाँ पे दी है, जैसे कि यहाँ पे काली मिट्टी दी है। तो पूछा जाता है कि कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मिट्टी है वो कौन सी है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि भारत में किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को भैया रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी का लाल रंग जो है ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण जो इसका रंग जो है लाल होता है। जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज़्यादा जो भारत की उपजाऊ जो मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे अधिक जो है उत्तरी भारत और जो तटीय जो भारतीय जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार है, बहुत बार पेपर में पूछे गए। एक है बांगर, दूसरा है खादर। तो बांगर और खादर किसकी 2 फसल है, किन मिट्टियों के 2 उदाहरण है? तो ये जलोढ़ मिट्टी के 2 उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब हिस्ट्री में आते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग के युद्ध की बात करते हैं, इसमें अशोक ने महाराजा खारवेल को हरा कर इसके बाद इनका दिल आघात हो गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और दिल आघात होने के कारण इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। भाई याद रखना, अशोक के द्वारा जो है कलिंग के युद्ध को जीतने के बाद कौन सा धर्म अपनाया? इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने हिमालय में भेजा था किसको? मजीम। याद रखना, हिमालय में किसको भेजा? मजीम। और संघमित्रा और महेंद्र को भेजा श्रीलंका। संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ भेजा दोस्तों? श्रीलंका भेजा। और महाराष्ट्र में भी इन्होंने भेजा था, क्योंकि एक बार महाराष्ट्र का भी क्वेश्चन आ गया था, तो मैंने आज आपको ये बता रहा हूँ जैसे मेरे को याद आया। महाराष्ट्र में इन्होंने भेजा था किसको? तो इसका नाम था महाधर्म रक्षित। क्या नाम था? महाधर्म रक्षित को भेजा था इन्होंने महाराष्ट्र। और महेंद्र और संघमित्रा बहुत बार पूछा जाता है, इनको कहाँ भेजा था इसने? श्रीलंका। और श्रीलंका जो शहर था ये किसके द्वारा बसाया गया था? ये अशोक के द्वारा ही बसाया गया था। अगला क्वेश्चन टॉप का क्वेश्चन है, विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा। तो ऐसा गुप्त राजा कौन था जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। भैया चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये जो है गुप्त वंश के ऐसे राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इन्हीं के समय चीनी यात्री फाहियान भी भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन में समुद्रगुप्त है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन सा गुप्त डेंसिटी का राजा जिनको भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम था समुद्रगुप्त। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो इनके समय ही कुछ महान कवि जैसे कालिदास, अमर सिंह, ये सारे विद्वान जो है इनके समय ही होते थे। और इन्होंने ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, कैसे राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के शिव प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक थे, इन्होंने एलोरा के शिव प्रसिद्ध मंदिर बनवाए थे, तो इनका नाम था कृष्ण प्रथम। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो आपने भूलना नहीं है। क्वेश्चन इस बार था कि एलोरा के शिव मंदिर बनवाए थे कृष्ण प्रथम ने, ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक जिसके इनका नाम है दंती दुर्ग। क्या नाम था? दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन फिर लेवल का क्वेश्चन, सन 1528 में चंदेरी के राजपूतों को किसने हराया? तो सन 1528 में जो है ये हराया था बाबर ने। अब बाबर ने जो भारत में पहला युद्ध लड़ा था, ये लड़ा था पानीपत का युद्ध। कब लड़ा था भैया पानीपत का युद्ध? 1526 में इसने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। किसने रखी थी? बाबर ने। ये भी आपने याद रखना है। अगर बात करते हैं, बाबर ने कंटिन्यू युद्ध लड़े और 1530 में इसकी क्या हो गई थी? आगरा में मृत्यु हो गई थी। और 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा। तो आपने एक ट्रिक याद रखना है, 26 में पिया पानी पिया 26 में, खाना खाया 27 में, 28 में गया चांद में, चांद से चंदेरी, खाना से खानवा, पानी से पानीपत, 29 में पहना घाघरा, घाघरा से घाघरा का युद्ध कब हुआ था?
29 और 30 में बाबर मर गया। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये सारे युद्ध जो है बाबर के आपको याद हो जाएंगे इस ट्रिक से, कि पानी पिया 26 में, खाना खाया 27 में, 28 में गया चांद में, 29 में घाघरा पहना और 30 में मर गया। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो रामायण का जो अनुवाद है वो फारसी में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था वदायनु के द्वारा। वदायनु के द्वारा जो है रामायण का जो है वो फारसी में अनुवाद करवाया गया था। लेकिन एक व्यक्ति और, आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी के मंदिर में जब फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में इसने फिरोज शाह मंदिर ने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था, तो यहाँ से 1300 किताबें ले गया था या 300 किताबें ले गया था, और 300 किताबों को ही इसने फारसी में अनुवादित करवाया था। किसके द्वारा कराया था फिरोज शाह तुगलक ने? तो एक कवि होते थे इनका नाम था अज्जुद्दीन खालिद खानी। क्या नाम था? अज्जुद्दीन खालिद खानी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया। तो वदायनु ने रामायण का जो फारसी में अनुवाद कराया था। आप कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे अगर आपको मज़ा आ रहा है। एक तो कमेंट में यस सर का कमेंट देंगे। दूसरा आपने बताना है कि वदायनु जो रामायण जो है, रामायण के जो है रचयिता वो कौन थे। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले अपने पार्ट्स में, और जिसने पार्ट 1 से नहीं देखा है वो पार्ट 1 से 200 देख ले, क्योंकि अगर पार्ट 1 से आप शुरू करेंगे तभी मज़ा आने वाला है। समझ आ रहा है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु सेड द साइमन कमीशन द रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन ही पेयर। तो भैया साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है वो भारत में कब हुई? ये तो भाई शिव स्वामी अय्यर, इसका जो राइट आंसर आएगा शिव स्वामी अय्यर जो है इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर बात करते हैं साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1927 में इसकी नियुक्ति हुई थी। और भारत ये कब आया था? 1928 में भारत आया था। और नियुक्ति कब हुई थी इसकी? 1927 में हुई थी। देखिए दोस्तों, एक घटना हुई थी साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और लोग नारे लगा रहे थे। तो इसमें भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पे अंग्रेज़ों ने लाठियाँ बरसाई और इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस पर उन्होंने एक नारा भी दिया था कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगा। ये भी आपने याद रखना है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये लाला लाजपत के राय के द्वारा दिया गया, जिनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीभाष्य के रचयिता है, तो एक श्रीभाष्य ग्रंथ है, इसकी जो रचयिता है वो कौन है? तो इनका नाम है रामानुज। रामानुज जो है वो कबीर के कवि थे, और आपने याद रखना है कि ये थे श्रीभाष्य के रचयिता। दोस्तों ये श्रीभाष्य के रचयिता थे। लेकिन क्वेश्चन और ग्रंथ जैसे कि कुमार संभवम बहुत बार टेट में पूछा गया, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सारे के सारे किसके हैं? कालिदास। अष्टध्यायी किसकी है? पाणिनि। बहुत इंपॉर्टेंट, अष्टध्यायी की रचयिता कौन है? पाणिनि। हर्षचरित के कौन है? बाणभट्ट। नागनंद और रत्नावली के कौन है? हर्षवर्धन। राजतरंगिणी अलाइड में भी आया, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। राजतरंगिणी किसका है? कलहण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेवल का क्वेश्चन है। किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब के आदेश से हुई थी? तो कौन से ऐसे सिख गुरु है जिनकी हत्या जो है वो औरंगजेब की? तो इनका नाम है गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर जो है ये गुरु गोविंद सिंह जी के पहले थे, 9वें गुरु थे ये, और इनकी जो हत्या है ये औरंगजेब के आदेश से हुई थी। और ये इनके उत्तराधिकारी जो थे ये कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ औरंगजेब का जो पूरा नाम था ये था महमूदीन मोहम्मद औरंगजेब। आज का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी मिली इससे। तो 24 परगना की जो जिम्मेदारी इनको मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये मिली थी चांद साहिबा, रखना है, चांद साहिब से मिली थी भाई, चंदा साहिबा से। तो चंदा साहिबा या चांद साहिबा इसका राइट आंसर आएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने आपको करवाए। साइकोलॉजी जो है वो शाम को आने वाली है, और जिसको ये वीडियो अच्छी लगी और जिसने अभी तक देखी है उसके लिए जो है एक कोड मैं दे रहा हूँ। ये कोड आपने व्हाट्सएप में मेरे को देना है। इस कोड का नाम है YA कोड है, और व्हाट्सएप में आपने मेरे को शेयर करना है। ये आज का सबसे बड़ा धमाका है, और जो भी YA कोड सबसे पहले हेलो और YA देगा मेरे को, मैं समझ जाऊंगा कि उसने मेरी पूरी वीडियो देखी है।
और आपने इस वाई कोड के लिए मैं आपको फ्री नोट्स, जीके के फ्री नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको देने वाला हूँ। और वैसे भी मैं फ्री तो दे ही रहा हूँ जीके के, और साइकोलॉजी के नोट्स के लिए आपने बिल्कुल मैसेज करना है। और साइकोलॉजी की वीडियो आज शाम को ठीक 4 से 5 बजे के बीच में आप साइकोलॉजी का वेट करें। और जो भाई पूरी वीडियो देखता है वो शेयर भी करे, सब्सक्राइब भी करे और आगे ज़रूर भेजें, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।